हेलो एस्पेरेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन बोर्ड। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने आर्टिकल 14 से 18 तक कंप्लीट कर लिए थे, जो कि समानता के अधिकार थे। इस लेक्चर में हम दूसरे नंबर का अधिकार यानी स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, कंप्लीट करेंगे। यह 19 से 22 अनुच्छेद तक है। इसमें 6 तरीके की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। इसमें 6 तरीके की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, लेकिन जब मूल संविधान बना था तब ये 7 तरीके की स्वतंत्रताएं थीं। अब आप उससे कंफ्यूज ना हो कि जब मौलिक अधिकार बने मूल संविधान में, तो मौलिक अधिकार हमारे 7 थे, जिसमें से हमने बता दिया आपको समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। इस तरीके से ये टोटल अधिकार जो थे, ये 7 थे, जिसमें एक संपत्ति का अधिकार भी शामिल था। उस संपत्ति के अधिकार को हमने खत्म कर दिया और अब हमारे पास 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। और 6 मौलिक अधिकार में से जब आपसे पूछा जाएगा स्वतंत्रता के अधिकार कितने हैं, तो ये भी 6 हैं, ये भी 7 हुआ करते थे। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना है, मौलिक अधिकार 7 हुआ करते थे, अब 6 हैं। और मौलिक अधिकारों में भी स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी 7 हुआ करते थे और ये भी अब 6 रह गए हैं। तो वो कौन-कौन से हैं, वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। और ये आते हैं 19A1 में। 19(1) में कौन-कौन से मौलिक अधिकार हैं? फर्स्ट, सबसे पहला, जिसको हम ए बोल सकते हैं या हिंदी में क बोल सकते हैं, ठीक है? ये आएगा सबसे पहला, बोलने का अधिकार। बोलने का अधिकार या अभिव्यक्ति का अधिकार, विचार अभिव्यक्ति का अधिकार, कुछ भी आप कह सकते हैं। दूसरा आता है बी यानी ख। ख आता है शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार। और तीसरा यानी सी, और सी को हम बोल सकते हैं ग, क, ख, ग, ठीक है? ये है संघ बनाने का अधिकार। संघ बनाने का अधिकार। और सी के बाद डी, और डी आता है यानी डी का मतलब घ, और ये होता है कहीं भी आने-जाने का अधिकार। आपको ये सीरीज़ से याद रखना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन इसी तरीके से बनता है कि 19(1) का ए क्या है? तो ए क्या है? बोलने का अधिकार। बी क्या है? शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार। और सी क्या है? संघ बनाने का अधिकार या समूह बनाने का अधिकार। डी के बाद में ई, ई का मतलब ड, और ये है कहीं भी बसने का अधिकार। कहीं भी बसने का अधिकार। और डी के बाद में है एफ। इस एफ को आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, एफ। और एफ यानी च, और इस च में था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति खरीदने का अधिकार, मकान खरीदने का अधिकार। और सबसे यही जो संपत्ति का अधिकार है, यही खत्म कर दिया गया। तो अगर हम इसको खत्म कर दें तो आपके पास बचेंगे कितने? अभी एक नेक्स्ट और बचेगा। च के बाद सबसे लास्ट बचता है जी। एफ के बाद में जी यानी छ, और ये है कहीं भी कारोबार करने का अधिकार। कहीं भी कारोबार करने का अधिकार, व्यापार करने का अधिकार, ठीक है? तो हमारे 19 की 1 में यानी स्वतंत्रता के अधिकार में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएँ दी गई हैं। मूल संविधान में ये 7 स्वतंत्रताएँ थीं, जिसमें से संपत्ति यानी घर खरीदने का अधिकार जो था, वो समाप्त कर दिया गया है। तो अब हमारे पास 6 अधिकार बचते हैं, और इनको हम बारी-बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हम 19(1) और 1 का ए देखते हैं यानी क, ठीक है? इस क में बोला जाता है कि ये बोलने या अभिव्यक्ति की आज़ादी है। किसी को अपने विचार प्रस्तुत करने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है। इस आज़ादी में आपको याद रखना है कौन-कौन सी आज़ादी आ जाती हैं, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता, आप इसको इम्पोर्टेंट बना लेना, प्रेस की स्वतंत्रता। ये भी आर्टिकल 19(1) के ए में आती है। प्रेस की स्वतंत्रता आपको याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन प्रेस की स्वतंत्रता से बहुत पूछता है। उसके बाद फ़ोन टैपिंग, फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार मिलता है। ये सभी अधिकार एक मानव यानी मनुष्य के लिए हैं। फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, आपको प्रदर्शन और विरोध करने का भी अधिकार है, लेकिन हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रदर्शन करने प्लस विरोध करने का अधिकार है।
ब्रैकेट में लिखेंगे हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। ठीक है? आपको आपके पड़ोस में अगर कोई बहुत ज़्यादा शोर होता है ना? और कोई ऐसा अगर प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, तो आपको अधिकार है कि उस क्षेत्र में आपको शांति मिलनी चाहिए। मतलब कि आपको शांति का भी अधिकार है, शांति का अधिकार। ठीक है? दूसरा, अगर आपका कोई न्यूज़ चैनल है या न्यूज़पेपर अगर आपका है, तो कोई भी सरकार उस पर पूर्णतः प्रतिबंध नहीं लगा सकती। ये आपको अधिकार है कि आपके न्यूज़ चैनल को पूरी तरीके से बंद नहीं किया जा सकता या न्यूज़पेपर को बंद नहीं किया जा सकता। ठीक है? इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने तो विचार को प्रसारित करने की आज़ादी तो है ही है, साथ में आप किसी दूसरे व्यक्ति के अ, विचारों को प्रसारित कर सकते हैं। ठीक है? ये भी आपको आज़ादी है। अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं, कोई कंपनी अगर आपकी है, कोई व्यापार आप करते हैं, तो उस व्यापार के लिए व्यावसायिक विज्ञापन भी आप दे सकते हैं। ये भी आपको आज़ादी दी गई है और आज़ादी किस में दी गई है? 19 वन के ए में। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध जो अधिकार है, वो किस आर्टिकल में आता है? वह स्वतंत्रता किस में दी गई है? तो 19 वन के ए में दी गई है। ठीक है? सरकारी जो गतिविधियाँ होती हैं, उनकी जानकारी के बारे में भी अधिकार आपको दिया गया है। ठीक है? इस बारे में आप पूरी तरीके से समझ गए होंगे। ये आपके अधिकार यानी प्रेस की स्वतंत्रता और ये सब अधिकार जितने भी हैं, जो 19 वन ए में आते हैं, ये आपसे छीने नहीं जा सकते। लेकिन विशेष परिस्थितियों में इनको छीना जा सकता है और वो कौन-सी परिस्थितियाँ होती हैं? जैसे भारत की अगर एकता आपकी इस स्वतंत्रता से भारत की एकता या संप्रभुता या राज्य की सुरक्षा को अगर खतरा होता है, तो फिर आपके इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है? आप अगर किसी विदेश से संपर्क रखते हैं जो हमारा दुश्मन है, तो फिर आपकी इस स्वतंत्रता पर बोलने की यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ठीक है? अगर आप किसी अपराध में संलिप्त हो जाते हैं, तब भी लगाया जा सकता है और अगर कोई सार्वजनिक आदेश है, यानी किसी गवर्नमेंट का कोई आदेश है, तो उसमें भी 19 वन ए की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगर न्यायालय की अवमानना करते हैं, तब भी ऐसा हो सकता है, ठीक है? दूसरा इसमें याद रखेंगे, मैंने बताया कि इसमें प्रेस की स्वतंत्रता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इसके साथ आप याद रखेंगे कि आरटीआई जो है, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार और आपको पता होना चाहिए कि सूचना का अधिकार कब से शुरू हुआ? 2005 से, यानी राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये एक विधिक अधिकार है, विधिक अधिकार। ये मौलिक अधिकार नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है, याद रखेंगे। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सूचना के अधिकार को मौलिक अधिकार माना है। देखिए याद रखेंगे, कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने माना है और माना है कि 19 वन का ए में इस अधिकार को शामिल किया जाए। उन्होंने ये माना है कि सूचना का अधिकार 19 वन के ए में ही है, लेकिन हमारे संविधान में इसकी कोई व्याख्या नहीं है, इसलिए इसको अभी विधिक अधिकार ही माना जाता है। बट सुप्रीम कोर्ट ने माना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है? साथ ही एक मामला हुआ था, कई बार हमने फ़िल्मों में भी देखा है और कई बार इस पर बहुत सारे डिस्प्यूट हुए हैं कि बहुत सारे लोग जब राष्ट्रगान होता है, तो बहुत सारे लोग सिर्फ़ खड़े हो जाते हैं बट वो गाते नहीं हैं। तो ये गाना उसको गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है। और वो किस केस में कहा है? इमैनुअल बनाम केरल राज्य, केरल राज्य। इसमें कहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रगान के लिए खड़ा होता है और वो गाता नहीं है, तो उसको गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। राष्ट्रगान गाना राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है? आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है? इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। एक तो आपका सूचना का अधिकार जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछता है। सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, यह एक विधिक अधिकार है। साथ में आप याद रखेंगे कि प्रेस की स्वतंत्रता भी 91 के ए के तहत ही मानी जाती है। ठीक है? 19 का ए हमने कर लिया। अब 19 का बी देखते हैं, यानी ख। क कर लिया हमने, अब ख देखते हैं। ख में है शांतिपूर्वक सम्मेलन। कोई भी व्यक्ति शांतिपूर्वक भारत में किसी भी क्षेत्र में भारत के
शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकता है। ठीक है? बिना अस्त्र और शस्त्र के शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकता है। और इसी का सी यानी ग देखेंगे, उसको संघ बनाने की आज़ादी है। व्यक्ति को यानी भारतीय नागरिक को संघ बनाने की आज़ादी है। ये ग का मतलब हम तीसरी स्वतंत्रता पर चल रहे हैं और उसके बाद अब हम डी यानी फोर्थ ख संघ बनाने की आज़ादी के बाद कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, ये भी आपकी 19 ए में दी गई है। डी के बाद ई आता है। ई का मतलब ड़। इसमें कहीं भी बसने की आज़ादी है। कोई भी कहीं भी रह सकता है, कहीं भी बसने की आज़ादी। और उसके बाद एफ, और एफ को आप इंपोर्टेंट बना करके लिखेंगे। एफ, ये जो एफ है या इसको च बोलेंगे, ये था कहीं भी घर या संपत्ति खरीदने का अधिकार। कहीं भी घर या संपत्ति खरीदने का अधिकार। ये जो अधिकार है, इसी अधिकार को खत्म कर दिया गया। इसी अधिकार को खत्म कर दिया गया। मतलब कह सकते हैं कि जो फ यानी फालतू, च यानी चाचा, आप कैसे भी याद रख सकते हैं कि जो एफ है, 19 का एफ, इसको खत्म कर दिया गया जो कि फालतू था। ठीक है? कब खत्म किया गया है? तो ये किया गया है 44वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन 1978 में इसको खत्म कर दिया गया। ठीक है? आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। एक लास्ट इसमें बच रहा है एफ के बाद में जी। जी, जी का मतलब छ, और छ में है कहीं भी कारोबार या जीवन यापन करने का अधिकार। ठीक है? अब यानी हमने 19 का ए हमने देखा जो कि था बोलने या अभिव्यक्ति की आज़ादी, वो हमने कर लिया। उसके बाद बी यानी 2 हो गई, सी 3, डी 4, ई 5 और जी 6, तो हो गए ना 6। ये इस समय 6 हैं। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएँ हमारे पास मौलिक अधिकार में शामिल हैं। ठीक है? इनमें से जो एफ नंबर की स्वतंत्रता थी, इसको खत्म कर दिया गया है। ठीक है? जो कि कहीं भी संपत्ति और घर खरीदने का अधिकार था। इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 में खत्म किया गया है। ठीक है? इसमें याद रखेंगे कि कहीं भी कारोबार और जीवन यापन करने का अधिकार जो है, इसका एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि कभी एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि दिल्ली में बहुत जगह आपने देखा होगा, जब आप कहीं भी मेट्रो से जा रहे हैं या कहीं भी आप जाते होंगे, तो फुटपाथ पे बहुत ज़्यादा व्यापार करने को लोग वहाँ पर मिलते हैं। जो कि फुटपाथ पर ही बहुत सारी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें, किताबें, बहुत सारी चीज़ें वहीं बेच रहे होते हैं। तो फुटपाथ पर व्यापार करने का जो अधिकार है, ये भी ज में दिया गया है, यानी छ में दिया गया है। ठीक है? और ये मैटर हुआ था, उसके बाद दिया गया है, उससे पहले यह एक मौलिक अधिकार नहीं था। कहीं भी व्यापार करना मतलब किस पर? फुटपाथ पर व्यापार करना इसी में शामिल है। तो फुटपाथ पर व्यापार करना, ये किसमें शामिल है? 19 के जी में यानी छ में शामिल है। फुटपाथ पर व्यापार करना, ये भी एक मौलिक अधिकार माना है। और ये कब माना है? ये 1989 से मान रहे हैं। दिल्ली में खास करके इस पे एक केस हुआ था, उस केस का नाम है सौदान सिंह। सौदान सिंह बनाम नई दिल्ली। ठीक है? नई दिल्ली की जो नगर पालिका है, उससे ये केस था। नगर पालिका कमेटी, इससे केस हुआ और ये केस हुआ था 1989 में। ठीक है? इसमें कहा गया कि फुटपाथ पर व्यापार करना भी एक मौलिक अधिकार है, जो कि हम 19 के जी में इसको शामिल कर रहे हैं। ठीक है? यहाँ तक आपने 19 को समझ लिया होगा। 19 आर्टिकल के बाद अब हम 20 आर्टिकल समझेंगे, यानी 20वाँ। देखिए, इसके अलावा और भी कभी अगर पूछता है, तो जैसे विदेश में जाने का अधिकार जो है, ये भी आपका एक मौलिक अधिकार है। इसके लिए भी एक केस हुआ था। हर केस आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर एग्ज़ाम में जो है एक तो ये पूछा जाता है प्रेस की स्वतंत्रता, और एक आपका ये विधिक जो हमने बताया था, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन वाला, ये पूछा जाता है। ठीक है? हालाँकि चलो मैं उसको भी बता देता हूँ। विदेश भ्रमण करने का भी अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जो कि मेनका गांधी और भारत संघ के बीच एक केस हुआ था। उसमें ये कहा गया। ठीक है? अब हम करते हैं आर्टिकल नंबर 20। 20
20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में यानी प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट टू कॉन्विकेशन फॉर ऑफिसर्स। ठीक है। इस आर्टिकल के तहत कोई भी व्यक्ति को अपने खिलाफ ही गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे कि अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। दूसरा इसमें याद रखेंगे आर्टिकल नंबर 20 के तहत ही किसी भी एक अपराध के लिए एक बार ही सजा दी जा सकती है। ठीक है, एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा दे ही नहीं सकते। तो ये भी किसमें कहा गया है? आर्टिकल नंबर 20 में कहा गया है। एक अपराध एक सजा। ठीक है, और इसी आर्टिकल के तहत ये भी कहा गया है कि बिना किसी की मर्जी के ना तो उसका नार्को टेस्ट होगा, ना ही पॉलीग्राफी टेस्ट होगा, ब्रेन मैपिंग जो होती है वो भी नहीं हो सकती, और फिंगरप्रिंट भी नहीं ले सकते बिना किसी की मर्जी के। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि आर्टिकल नंबर 20 के तहत ऐसा माना गया है कि हम किसी के भी फिंगरप्रिंट उसकी बिना मर्जी के नहीं ले सकते। अब हम आर्टिकल नंबर 21 पे चलते हैं। 20 हमने कंप्लीट कर लिया है। आर्टिकल नंबर 21। आर्टिकल 21 जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। किसी भी इंसान को प्राण देने का हक भी है, लेकिन अभी याद रखेंगे हमारे भारत में ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब कि उसको प्राण देना एक स्वतंत्रता के रूप में ही माना जाता है। कई देश ऐसे हैं, मैं बताऊंगा अभी आपको। इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं पहले उन पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसके अंदर प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंदर है कि आपको जीवन जीने के लिए स्वच्छ वातावरण चाहिए, स्वच्छ पर्यावरण चाहिए, स्वच्छ जल चाहिए और स्वच्छ वायु चाहिए। तो आपको मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? इसीलिए आर्टिकल नंबर 21 के तहत इसको रखा गया है कि व्यक्ति को स्वच्छ पर्यावरण मिलना चाहिए। तो याद रखेंगे कि स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ पर्यावरण पाना, स्वच्छ जल पाना और वायु पाना, ये आपका एक मौलिक अधिकार है। और किसके अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। आपका सेल्फ डिफेंस यानी जीवन रक्षा, जीवन रक्षा का अधिकार भी आपका आर्टिकल नंबर 21 के तहत आता है। ठीक है, दूसरा याद रखेंगे कि एक 9 सदस्यों की संविधान पीठ बिठाई गई थी, और जिसमें उसके जो अध्यक्ष थे वो जस्टिस जे एस खेहर थे। उन्होंने 2017 से ये कहा कि 21 के तहत ही हम निजता का अधिकार भी मानेंगे। तो प्राइवेसी मतलब निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी। ये कब से स्टार्ट हुआ? 24 अगस्त 2017 से। मैंने बताया कि इसमें एक अध्यक्ष बनाए यानी जे एस खेयर, वो अध्यक्ष थे, और 9 सदस्यों की ये पीठ थी। इसने तय किया कि निजता का अधिकार हम शामिल करेंगे अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक है, देखिए व्यक्ति को स्वास्थ्य का भी अधिकार है, ये इसका एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, और आपने ये तो कई बार सुन लिया होगा कि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। ये हमने जोड़ रखा है 21A में, अभी हम बात करेंगे उस बारे में। ठीक है, तो वो भी आपका 21 में भी आता है। याद रखेंगे कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों की जो निःशुल्क शिक्षा है वो 21A में भी आती है और 21 में भी आती है। और आगे चल करके जो मूल कर्तव्य हैं वहां पर भी शामिल है, और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वहां पर भी शामिल है। तो कैसे कैसे है वो हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी आपको याद रखना है ये। इसके अलावा निःशुल्क कानूनी सहायता,
फ्री उसको कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। ठीक है? इतने पॉइंट्स आपने समझ लिए और मैं आपको इसमें कुछ और पॉइंट्स बता देता हूँ। जैसे कि आपके घर पर जो बिजली आती है ना, तो बिजली पाने का भी अधिकार आपको है। तो बिजली का अधिकार, ये आपका मौलिक अधिकार है। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन में सिंपली आपसे पूछेगा कि ये बताइए कि बिजली का जो अधिकार है, वो किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो वो आर्टिकल 21 के तहत आता है। जैसा कि मैंने बताया कि वाक और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, वो किस आर्टिकल के तहत आती है, तो आपको बताना है 19 ए के तहत आती है। इस तरीके से इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? निःशुल्क कानूनी सहायता किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 21 के तहत आता है। वैसे ही सूचना का अधिकार भी यहाँ पर शामिल किया गया है। सूचना का अधिकार, ठीक है? दूसरा, देर से फांसी, देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है? अभी आपको बताता हूँ। देखिए कोई भी व्यक्ति, या मान लीजिए उस व्यक्ति को, फॉर एग्जांपल कि आने वाली जो डेट है 20 तारीख को उसको क्या है, फांसी की सजा दी है कि 20 को उसको फांसी होनी है। अब क्या होता है कि 20 को उसको फांसी नहीं होती है और उसका जो समय होता है सुबह 4 या 5 बजे होता है। 4 बजे उसको फांसी नहीं दी जाती है और उसको डिले करते जा रहे हैं, डिले करते जा रहे हैं। देखिए ऑलरेडी जब उसको फांसी की सजा हो गई और उसको पता है कि 20 को उसका लास्ट डे है, तो वैसे ही वो इंसान घुट-घुट करके मर रहा होगा, यानी वो ऑलरेडी मरने की कगार पर है। ठीक है? बस उसका जो शरीर है उसको मरना है। इसीलिए वो पूरी तरीके से जो मेंटली टॉर्चर होता है कि मुझे फांसी का समय जो था ये 4 बजे का था, लेकिन वो दिया नहीं जा रहा है, तो इसी के विरुद्ध अधिकार दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति का जो समय निर्धारित किया गया है उसी समय पर उसकी फांसी हो जानी चाहिए। अगर उससे डिले होती है तो ये प्रताड़ना वो इंसान झेल नहीं पाता है। उसको लगता है कि 2-2 मिनट उसके लिए बहुत भारी हो जाती हैं। इसलिए ये एक देर से फांसी के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 21 के तहत जोड़ा गया है। ठीक है? और आपको पता होना चाहिए शोर प्रदूषण से मुक्ति का अधिकार है ना? और सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध भी अधिकार दिया गया है कि आपको पब्लिक प्लेस पे फांसी नहीं दी जाएगी, है ना? हथकड़ी लगवाने के विरुद्ध भी अधिकार दिया गया है और कारावास जब होता है तो उसमें अकेले बंद होने के विरुद्ध भी एक अधिकार दिया गया है, जो आर्टिकल 21 के तहत ये सब दिए गए हैं। ठीक है? खास करके आपको जो पॉइंट्स हैं जो मैंने बता दिए हैं, इन्हीं में से पॉइंट्स पूछ लेता है। ठीक है? इसके अलावा आप याद रखेंगे कि जैसे कोई भी व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा बीमार है, ठीक है? अगर उस व्यक्ति को मार दिया जाए, बहुत ज़्यादा बीमार है, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान है और उसको डेली दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है, तो उसके दर्द को ख़त्म करने के लिए अगर उस व्यक्ति को वहीं मार दिया जाए, तो कैसा रहेगा? इसी को बोलते हैं हम तुकमृत्यु। अभी ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, तुकमृत्यु यानी यूथनेसिया। देखिए हमारे इंडिया में यूथनेशिया का कॉन्सेप्ट नहीं है। हालाँकि अगर आपने मूवी देखी हो क्योंकि, क्योंकि मूवी में जैकी श्रॉफ और सलमान खान की मूवी है, उसमें सलमान खान को वो दर्द में देख नहीं पाता है, जिसकी वजह से वो उसको तकिया रख करके और घोट करके उसकी जान ले लेता है। तो वो उसका दर्द उसका सहन नहीं हो रहा है उससे, इस वजह से उसको मार देता है। इसी को हम सुखमृत्यु कहते हैं, यूथनेशिया। और यूथनेशिया एक अगर पॉइंट से देखा जाए तो ये ठीक भी है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा बीमार है और वो मरना चाहता है और बहुत ज़्यादा कष्ट में है बीमारी की वजह से और वो पीड़ा से बचाने के लिए अगर उसको मार दिया जाए, तो ये ठीक भी है। हमारे देश में हालाँकि ऐसा नहीं है, 309 एक धारा है बना रखी है, 309 धारा के तहत उसको एक दंडनीय अपराध माना गया है, ठीक है? इसको मर्सी किलिंग भी कहते हैं, इसको मर्सी किलिंग भी कहते हैं और ये हमारे देश में तो नहीं है, लेकिन ये एग्ज़ाम्पल आप याद रखेंगे, नीदरलैंड में ऐसा होता है, ठीक है? नीदरलैंड ऐसा देश है जो कि यूथनेशिया के लिए वो एक सही मानता है कि यूथनेशिया ठीक है, ठीक है? इसके बाद में हम 21 ए कर लेते हैं। 21 है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में जोड़ा गया है। ये है शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, ठीक है? इसको दूसरी तरीके से बोलें तो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है ये। निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा। मौलिक अधिकारों में अब मैंने बताया कि अभी हम मौलिक अधिकार पे चल रहे हैं। 21 ए जब जोड़ा गया, तो मौलिक अधिकार जब जोड़े गए हैं, ठीक है? मौलिक अधिकार जोड़ने वाला हमारा जो भारत है, ये 135वाँ देश बना है, 135वाँ। इससे पहले 134 देश ऐसे थे, जिन्होंने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार की तरह से शामिल कर लिया था। लेकिन हमारा देश कितनी बाद में, आप देखिए कितनी बाद में, यानी 135वाँ देश बना है, जब जाकर के मौलिक अधिकारों में शामिल किया गया है। और
इसके बाद आपको पता होना चाहिए ये जो संविधान संशोधन था, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको शामिल किया गया, 21A में शामिल किया गया है, ठीक है। अगर इसके बात करें इसके बाद जो एक्ट बनाया इन्होंने, तो वो एक्ट बनाया है अगस्त 2009 में। अगस्त 2009 में एक एक्ट बनाया, उस एक्ट को हम जानते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ये बनाया। ये लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। 2010 से लागू हुआ। बना कब है ये? अगस्त 2009 में बना है, ठीक है। और मौलिक अधिकार को शामिल करने वाला हमारा जो देश है वो 135वां बना। और ये 86वें संविधान संशोधन 2002 में ये शामिल किया गया। और उसके बाद में भारत सरकार ने भी एक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया, जिसको लागू किया गया 1 अप्रैल 2010 को। तो आपको याद रखना है कब लागू किया गया है, 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया है, ठीक है। इसमें अगर कंट्रीब्यूशन की बात करें तो केंद्र का भी कंट्रीब्यूशन होता है और राज्य का भी होता है। तो केंद्र करता है 65%, ठीक है, और ये करता है 35%। तो 65 अनुपात 35 का केंद्र और राज्य का शेयरिंग का अनुपात है, ठीक है। इसमें ये जो एक्ट बनाया गया है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसमें 7 अध्याय हैं। 7 अध्याय। कभी आपसे पूछ ले कि अध्याय कितने हैं, तो 7 अध्याय हैं। बोले तो भाग हैं, मतलब 7 भाग या 7 अध्याय हैं। तो पहला मैं आपको अध्याय इसका बता देता हूं, कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है तो देखिए पहला अध्याय क्या है। फर्स्ट अध्याय में बताया गया है कि 1 से 8 तक जो कक्षाएं हैं ना, 1 से 8वीं तक की जो जितनी भी कक्षाएं हैं, इनको हम प्राथमिक शिक्षा बोलेंगे। प्राथमिक शिक्षा। 1 से 8 तक की कक्षाओं को प्राथमिक शिक्षा में शामिल किया गया, पहले अध्याय में ये बताया गया है। दूसरा अध्याय यानी दूसरा भाग हम कहें तो इसमें कहा गया कि निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा होगी। निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, ठीक है। उसके बाद तीसरा भाग या तीसरा अध्याय, इसमें कहा गया कि माता पिता व स्थानीय अधिकारी ये क्या-क्या कर्तव्य होंगे, इनके बारे में इसमें बताया गया है। तो तीसरे अध्याय में माता-पिता और स्थानीय अधिकारी जो है, उसके क्या-क्या कर्तव्य होने चाहिए, शिक्षा के अधिकार को लेकर के, ये इसमें वर्णन किया गया है। चौथा अगर हम देखें, चौथा अध्याय या चौथा भाग, ये अध्यापक के जो उत्तरदायित्व है ना, कमज़ोर बच्चों के लिए जो 25% का रिज़र्वेशन आप देख रहे हैं विद्यालय में, निजी जो विद्यालय हैं, उनमें 25% का जो रिज़र्वेशन है, ये अध्यापक के उत्तरदायित्व किसमें दिए गए हैं? तो मैं लिख सकता हूँ कि 25% रिज़र्वेशन। और ये किसके लिए है? जो कमज़ोर वर्ग हैं, उनके लिए 25% का रिज़र्वेशन है। और 5वां भाग अगर देखें, तो बाल अधिकारों का संरक्षण, ठीक है? 5 हमने देख लिए, यानी मतलब इसमें टोटल 7 हैं। 6 और 7 7th में विविध दिया गया है, ठीक है? अच्छा, इस अधिनियम में क्या-क्या चीज़ें लागू की गई, उनके बारे में एक बार देख लेते हैं पॉइंट्स। इसमें ये कहा गया, इस अधिनियम में जो प्रावधान किए गए, अधिनियम के प्रावधान और अधिनियम के प्रावधान क्या-क्या किए गए, जिसका नाम आप सुनते हैं ना एनसीईआरटी, एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये जो है 1961 में, है ना? इसमें ये कहा गया, जो 1961 में बना था, इसमें कहा गया कि एनसीईआरटी अब क्या करेगा कि एनसीईआरटी ही इसका सिलेबस बनाएगा। सिलेबस एनसीईआरटी ही बनाएगा, ठीक है? और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बनाया। इसी अधिनियम के तहत राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ये निगरानी के लिए बनाया गया कि देखते हैं कि इस अधिनियम का कितना प्रयोग हो रहा है, निगरानी के लिए, ठीक है। और व्यय की जो जिम्मेदारी है, जो जैसा कि हमने देखा कि 65% और 35% का जो ये केंद्र है यानी सेंट्रल है और ये स्टेट है, इनका जो कंट्रीब्यूशन था, ये भी इस अधिनियम के तहत प्रावधान किया गया, ठीक है। और 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए, 6 से 14 साल, ये भी आप याद रखना, क्वेश्चन पूछता है, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, जो 86वां संविधान संशोधन हुआ है,
इसमें 21A जोड़ा गया है, ये मौलिक अधिकार है। इसके साथ आप याद रखेंगे कि 51A भी जोड़ा गया है, मूल कर्तव्यों में भी इसको जोड़ा गया है। ठीक है? इसमें माता-पिता और अभिभावक का कर्तव्य है कि वह बालक का जो 6 से 14 साल तक के बालक हैं, उन उन बालकों का क्या करें, शिक्षा का अवसर प्रदान करें उनको। ये 86वें संविधान संशोधन में ही कर दिया गया। ठीक है? अच्छा, दूसरा इसमें ये भी याद रखेंगे 86वें संविधान संशोधन में भी जो आर्टिकल नंबर 45 है, आगे जब हम मूल कर्तव्य पढ़ेंगे तब उसमें भी चर्चा करेंगे। 45 नंबर का जो आर्टिकल है, इसमें पहले ये दे रखा था कि राज्य का मूल कर्तव्य होगा कि वो अपना शिक्षा को निःशुल्क बनाए, प्राथमिक शिक्षा को। नहीं या नहीं होता वो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, इसलिए इसको क्या किया गया, मौलिक अधिकार में डाल दिया गया। और यहाँ पर ये जो 6 से 14 साल तक के बच्चे थे, यहाँ पर सिर्फ़ इतना कर दिया गया 45 नंबर आर्टिकल में कि 6 वर्ष तक के बच्चों की जो निगरानी है, उनकी देख-रेख है, इसकी ज़िम्मेदारी राज्य की है। वहाँ पर ये बदलाव किया गया है। जबकि ये वाला जो आर्टिकल था, जो हम इसमें पढ़ते हैं 21 में, ये पहले 6 में पड़ा हुआ था, मतलब 45, ठीक है? 45 में पड़ा हुआ था। ठीक है? यहाँ तक हमने समझ लिया है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम में और क्या-क्या प्रावधान किए गए हैं, उन पे और थोड़ा-सा देख लेते हैं। इसमें एक तो ये कहा गया कि जो प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी किसको मानेंगे? प्राइमरी स्कूल। तो प्राइमरी स्कूल मानते हैं 1 से 5 तक की कक्षाएँ, ठीक है? और इनके लिए स्कूल की जो दूरी है, वो 1 किलोमीटर की होनी चाहिए। मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए, ठीक है? और अपर प्राइमरी जो है, अपर प्राइमरी इसको मानते हैं अपर प्राइमरी स्कूल, इनको मानते हैं 6 से 8 तक। तो इनके स्कूल की दूरी जो है वो मैक्सिमम 3 किलोमीटर की होनी चाहिए। ये इस एक्ट में प्रावधान किया गया है, ठीक है? और याद रखेंगे कि धारा इसमें 17 है और 17 में अगर बच्चे को मार-पीट करते हैं, बच्चे को मारते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा विरोध होता है इसका, तो ये धारा 17 में है कि उसको शारीरिक दंड नहीं दे सकते हम, शारीरिक दंड नहीं दिया जा सकता, धारा 17 में है। इसके अलावा एक धारा है 28, ये धारा किसकी है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 17 और 9 की धारा 28। 28 में क्या कहा गया है कि प्राइवेट ट्यूशन जो है वो अवैध है। प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते, ठीक है? अगर रेशियो की बात करें कि प्राथमिक शिक्षा में अगर बच्चे हैं, प्राथमिक शिक्षा, अगर प्राथमिक शिक्षा की बात करें तो 30 बच्चों पे 1 टीचर होगा, ठीक है? ये स्टूडेंट हैं, ये टीचर हैं। और अपर प्राइमरी यानी उच्च शिक्षा की बात करें तो इसमें हमने देखा है कि 35 पे 1 टीचर होगा, ठीक है? लेकिन अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, मान लीजिए 200 से ज़्यादा हो जाती है, तब ये रेशियो थोड़ा बदल जाता है। हालाँकि क्वेश्चन पूछता नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से ही पूछ सकता है आपसे कि प्राथमिक शिक्षा में बच्चे और अध्यापक का जो अनुपात है, वो कितना है? तो 30:1 है, ठीक है? लेकिन अगर 200 से ज़्यादा हो जाते हैं, तब ये अनुपात बदल करके 40:1 हो जाएगा, यानी 40 स्टूडेंट हो जाएँगे और 1 टीचर हो जाएगा। अगर घंटे की बात करें कि उसको वीकली कितना पढ़ाना चाहिए, मैंडेटरी है, तो इस अधिनियम में कहा गया है कि 45 घंटे पर सप्ताह, पर वीक शिक्षक के लिए पढ़ाना अनिवार्य है, 45 घंटे, ठीक है? और अगर साल भर की बात करें, तो ये 800 घंटे बोला है, 800 घंटे या 200 दिन, 200 दिन। ये तो प्राइमरी के लिए बोला है, 1 साल में, प्राइमरी के लिए 1 साल। 1 साल में कितने दिन? 200 दिन, प्राइमरी के लिए, ठीक है? या 800 घंटे। दूसरा, अगर अपर प्राइमरी देखें तो 1000 घंटे और 220 दिन। ये क्वेश्चन पूछ लेता है। हालाँकि जो एग्ज़ाम्स पर्टिकुलर टीचिंग से संबंधित हैं, जैसे कि सुपर टेट है, जूनियर है, टीजीटी है, पीजीटी, उनमें तो पूछ सकता है। और आपके एग्ज़ाम्स में भी पूछ सकता है, तो ख़ास करके ये आपको बहुत याद रखना है कि 30:1 का रहता है, धारा आपको याद रखनी है, ठीक है? और इनकी दूरियाँ याद रखनी है। ये अपर प्राइमरी में है, 1 साल में कितना बच्चे को पढ़ाना है? 1000 घंटे या 220 दिन। हमने 21 ए को कंप्लीट कर लिया है यहाँ पर। अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 22। 22 में क्या है? अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ये आर्टिकल नंबर 22 में है। कोई भी व्यक्ति जो है वो गिरफ्तार किए जाने के कारण बिना बताए हिरासत में नहीं लिया जा सकता। तो पहला तो इसमें पॉइंट बनता है कि इसमें कारण बताना पड़ेगा। सबसे पहला, बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ठीक है? और दूसरा इसमें पॉइंट है कि उसको अपनी पसंद का वकील करने के लिए आज़ादी होती है। अपनी पसंद का वकील, तो आर्टिकल नंबर 22 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? और उसको 24 घंटे के अंदर नियर जो भी दंडाधिकारी होता है, उसके समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है, 24 घंटे के अंदर।
लेकिन याद रखेंगे इसमें जो यात्रा का समय है ना वो शामिल नहीं होता। अगर जाम लग रहा है, जाम में आपको 20 घंटे लग जा रहे हैं या 25 घंटे लग जा रहे हैं तो वो शामिल नहीं होंगे। 24 घंटे के अंदर उसको यात्रा को छोड़ करके, है ना? ट्रैवलिंग जो समय है उसको छोड़ करके, ये पॉइंट इसमें 22 में दिया गया है। अगर इसके अपराध देखें तो 2 प्रकार की गिरफ्तारी में इसको अपराध से इसमें बचा जा सकता है। इसके अगर अपवाद देखें तो 2 प्रकार की गिरफ्तारी जो होती है ना, 2 प्रकार की गिरफ्तारी, उनमें ये प्रावधान जो है अधिकार मौलिक अधिकार नहीं मिलता है। कौन-कौन सी? जैसे कि दंडात्मक विधियों के तहत अगर कोई गिरफ्तारी हो रही है, तब उसको 22 के तहत जो भी प्रावधान है वो नहीं मिलेंगे और निवारक निरोध विधि के तहत अगर गिरफ्तारी हुई है, तो उसको आर्टिकल 22 के तहत जो है वो संरक्षण नहीं मिलेगा। इसके बारे में आपको मैं डिटेल से बताऊँगा कि निवारक निरोध विधि क्या है और दंडात्मक विधियाँ क्या हैं, ठीक है? हालाँकि आपको 22 नंबर का जो अनुच्छेद है वो समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और हमने यहाँ पर 22 तक कंप्लीट कर लिया है। आगे हम स्टार्ट करेंगे 23 से, ठीक है? और आपको ये भी मैं बताऊँगा कि निवारक निरोध विधियाँ कौन-कौन सी हैं, उनके पॉइंट्स भी मैं आपको बताऊँगा और विधिवत आपको समझाऊँगा, ठीक है? तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय।